है। ओके, तो ये आपके पास है जहाँ पे आपने फजी, यहाँ पे कमांड विंडो में आपने फजी टाइप किया, एंटर प्रेस किया, तो आपके पास ये FIS एडिटर खुल के आता है। ठीक है, दैट इज FIS स्टैंड फॉर फजी इन्फ्रेंस सिस्टम। तो इसमें कल जो हमने किया था तो इसमें इंपोर्ट करने के लिए आई थिंक है फ्रॉम वर्क स्पेस, तो वर्क स्पेस में अवेलेबल नहीं है, फाइल में चेक करते हैं, अदरवाइज हम नया इसमें बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तीन चीजें आपके पास है, इनपुट, ये आपके पास है रूल एडिटर, और उसके बाद आपके पास है आउटपुट। तो इन तीन फॉर्मेट में GUI की फॉर्म में इसको डायरेक्टली किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको जो नोट्स भेजे हुए हैं उनको देखते रहिएगा, उसमें मैटलैब से रिलेटेड एक मैटलैब का ही नोट्स है फजी इन्फ्रेंस सिस्टम पे, तो उसमें काफ़ी डिटेल चीज़ें दी हुई है और डायरेक्ट प्रैक्टिकल चीज़ें उसमें दी हैं किस तरीके से किया जाता है। उससे पहले जो हमने चीज़ें की थी वो आपका दूसरी PDF जो भेजी है उसमें किया हुआ है, कल जो मैंने आपको भेजी है, तो इनको देखते रहिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई आपको क्वेरी रहे तो यू कैन आस्क। ओके, तो ये आपके पास था जो हमने बनाया था टिप डेमो FIS, तो इसको स्टार्ट करके देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो फजी इन्फ्रेंस सिस्टम टिप डेमो FIS, इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था जिसमें हमने फूड और ओके, आई थिंक ये पहले का बनाया हुआ है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। फूड क्वालिटी ऑफ फूड से रिलेटेड हमने एक बनाया हुआ है, दूसरा सर्विस से रिलेटेड बनाया हुआ है, दो इनपुट इसमें है, और थर्ड आपके पास है आउटपुट टिप की फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास तीन चीज़ें थी। इसको जब आप रन करते हैं तो रन करने के लिए आपके पास आप डायरेक्टली इसमें सरफेस डायग्राम जो मैं आपको बता रहा था, एक बार उसको चेक कर लेते हैं। तो ये सरफेस आपको दिखाएगा किस तरीके से आपके पास वैल्यूज फजी फॉर्म में या सॉफ्ट कंप्यूटिंग फॉर्म में आपको दिखाई देती है। इट इज टेकिंग सम टाइम, रुक जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इसकी जगह इसको एडिट करके देखते हैं। चलिए इसको छोड़ते हम नया बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नया एक फजी इन्फ्रेंस सिस्टम डिजाइन करके देखते हैं, न्यू FIS। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इनपुट आपके पास वेरिएबल अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू ऐड सम न्यू इनपुट वेरिएबल देन एडिट टैब में आप जाएंगे और इनपुट वेरिएबल यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको आउटपुट वेरिएबल ऐड करना है तो यहाँ पे से ही आप ऐड आउटपुट वेरिएबल ऐड कर सकते हैं। मीन्स आउटपुट दो फॉर्म में किस तरीके से हो सकता है, कल जो हमने किए थे दोनों एग्जांपल, उसमें आउटपुट आपका सिंगल एक यूनिट में था जिसमें आपके पास आउटपुट था टिप की फॉर्म में। ठीक है, आउटपुट अगर आप सेकंड एग्जांपल एक हम कंसिडर करते हैं, सपोज वॉशिंग मशीन के लिए किस तरीके से वॉशिंग मशीन रन होगी, उसके लिए अगर आप चेक करना चाहेंगे तो आपके पास किस तरीके से किया जाएगा। एक आपके पास इनपुट आपके पास रहेंगे टाइप ऑफ क्लोथ। ठीक है, टाइप ऑफ क्लोथ्स आप ले सकते हैं। डर्टीनेस आप दूसरा पैरामीटर ले सकते हैं। थर्ड आप ले सकते हैं इसमें वाटर, विच टाइप ऑफ वाटर यू आर यूजिंग, आइदर कोल्ड, हॉट, वार्म और हॉट, इस तरीके से। डिटर्जेंट आप कौन सा यूज कर रहे हैं उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन चार ऑप्शन आप इसमें ले सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास है इनपुट, ठीक है, जिसमें 3 4 5 जितने नंबर ऑफ इनपुट आप चाहें वो ले सकते हैं। और फिर आउटपुट की फॉर्म में आपके पास नंबर ऑफ आउटपुट हो सकते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन के लिए दो आउटपुट हो सकते हैं। फर्स्ट आपके पास है RPM, ठीक है, मोटर किस RPM में आप उसको रन करना चाहते हैं। सेकेंड आपके पास हो सकता है टाइम, कितने टाइम के लिए आप उस वॉशिंग मशीन को रन करेंगे। ठीक है, बेस्ड यूजिंग दीज टू पैरामीटर्स वी कैन गेट द आउटपुट। तो अभी हम चेक करके देखते हैं इनपुट करस्पॉन्डिंग टू आउटपुट। सिंगल वैल्यू के लिए हम चेक करके देखते हैं। सपोज ये आपके पास फर्स्ट मेंबरशिप वैल्यू इसकी है, पुअर के लिए फूड वाला ये एग्जांपल इसमें कर लेते हैं अभी। ठीक है, पुअर के लिए आपके पास इस तरीके से मेंबरशिप वैल्यू यहाँ तक है। फिर आपके पास एवरेज अगर आप बात करेंगे तो आपके पास फूड की एवरेज क्वालिटी को आप मैप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एवरेज क्वालिटी को, ये रूल्स मैंने आपको कल PDF भेजी है, उसको एक बार देखिएगा।
ठीक है। एवरेज क्वालिटी यहाँ से यहाँ तक हो सकती है। बेस्ट क्वालिटी अगर आप कहेंगे तो इसके बाद जो आपके पास है ये आप इसको बेस्ट क्वालिटी की रेंज में दे सकते हैं। इंटरसेक्शन भी यहाँ पे हो सकता है, ओवरलैपिंग पैच भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो 3 पैरामीटर इसमें हमने दिए हैं। इसी तरीके से आउटपुट में आपके पास टिप है, तो हम टिप डायरेक्ट वैल्यू डिनोट करते हैं। सपोज 0 to 0.1 मिनिमम के लिए आप यूज कर रहे हैं। एवरेज के अगर आप देना चाहते हैं तो उस केस में आपने 3 to 0.5 आप इसमें यूज कर रहे हैं। इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो इसको अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, 3 to 4 इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे, और इसको आप ले सकते हैं इतना। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास वैल्यू है इसके लिए आप इनपुट इस तरीके से ले रहे हैं अप टू 1। मैक्सिमम आपने 1 दिया, इसको अपडेट करते हैं। मैक्सिमम आपने 1 दिया, एवरेज इसमें 9 ले लेते हैं, और मिनिमम आपके पास 8 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये आपकी डिस्टिंग्विश है। कल हमने ओवरलैपिंग सरफेस लिया था जिसमें आपके पास स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 0.3, then second membership function is starting from 0.2 up to 0.7, and third membership function starting from 0.6 up to 1। इस तरीके से लिया था। आज हमने सेपरेट वैल्यूज इसमें ले लिए। तो यहाँ पे जब आप इसको रन करेंगे इनपुट और आउटपुट के लिए, तो अब आपको क्या करना है, इसमें 2 चीज़ें आपने डिफाइन कर दी। नाउ यू हैव टू डिफाइन रूल्स। ठीक है, तो इसमें हमने अभी वेरिएबल्स का नाम एडिट नहीं किया है, सिंपली F1 F2 F3 वो सेम एग्जाम्पल कल हमारा है। तो फर्स्ट आपका पुअर, सेकेंड गुड, एंड थर्ड वन इज फॉर बेस्ट। सेम फॉर आउटपुट, first one is for tip, we are using the output variable, that is first one is tip, second one cheap, second one is average, and third one is generous। these 3 rules we can design। तो एंड ऑपरेटर का यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास इनपुट एक ही है, तो डायरेक्टली मैप कर सकते हैं इनपुट टू आउटपुट, ऐड रूल। सेकेंड, अगर आपके पास एवरेज है तो आपने फूड क्वालिटी अगर गुड है तो एवरेज टिप आपने दी। फूड क्वालिटी बेस्ट है देन यू आर गोइंग फॉर जनरस टिप। ठीक है, तो ये 3 रूल आपने डिफाइन कर लिए हैं। नाउ क्लोज दिस वन, एंड अब आप चेक कर सकते हैं सरफेस दैट विल, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि दैट द लाइन इज नॉट द लीनियर सेपरेबल लाइन। यहाँ पे एक लीनियर सेपरेबल लाइन इस तरीके से ड्रॉ नहीं हुई है। ये आप अगर लाइन चेक करेंगे तो लाइन आपको डायरेक्टली दिखाई दे रही है, जिसमें आपके पास इस तरीके से एक स्लोप आपके पास है, और स्लोप के साथ साथ कर्व शेप यहाँ पे बना हुआ है। तो ये आपको दिखाता है कि किस तरीके से आपका इनपुट एंड आउटपुट मैप किया जा रहा है। ठीक है, इन बिटवीन रेंज। अब यहाँ पे जो आपके पास है स्लांट बहुत ज़्यादा इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आपके पास शोल्डर, जिस तरीके से आपके पास प्रॉब्लम होती थी हिल क्लाइंबिंग में, उस तरीके से शोल्डर वैल्यूज आपको यहाँ पे ये दे रहा है। ठीक है, प्लेट्यू वैल्यूज यहाँ पे हैं, सेम वैल्यूज फॉर ऑल दीज नंबर्स। तो ये इसलिए है क्योंकि हमने वहाँ पे बिल्कुल सेपरेट आउटपुट और इनपुट कर दिए, रेंज उनके लिए सेपरेट कर दिया। अगर इस रेंज में है तो देन दिस, अदरवाइज दिस। इसलिए आपको ये यहाँ पे प्लेट्यू दिखाई दे रहा है। ठीक, यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे आपको प्लेट्यू दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैक्सिमम के लिए हमने 0.8 से 1 तक सीधे प्लेट्यू यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था। तो जितना वेरिएशन आपके इनपुट के मेंबरशिप फंक्शन में होगा, उतना वेरिएशन आपको इस डायग्राम में दिखाई देगा। ठीक है, सरफेस डायग्राम में। तो ये आपके आउटपुट को डिनोट करता है, यहाँ पे किस तरीके से आपके पास आउटपुट है। रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से, अगर आपकी इनपुट फूड क्वालिटी अगर आपके पास है 0.5, आज हमने 0 से 1 के बीच में मेंबरशिप वैल्यू जिस तरीके से डिफाइन होती है उसी तरीके से किया हुआ है। इसको आप 0 to 1, दैट मीन्स आप 1 to 10 इसको मैप कर सकते हैं। सेम आउटपुट के लिए 0 to 1 आपके पास है, इसको आप 10 to 100 या फिर 10 to 200, 500, जिस तरीके से जितनी भी टिप आप देना चाहें उस तरीके से मैप कर सकते हैं। कल हमने देखा था पैच, इस कवर्ड जो आपके पास हाईलाइटेड स्पेस है इसको पैच कहा जाता है। ये पैच आपके पास आता है रूल डिफाइन करने के बाद। जब आप रूल्स को डिफाइन कर रहे हैं, आफ्टर डिफाइनिंग द रूल दैट पर्टिकुलर पैच विल कम इनटू द रूल सरफेस। तो ये पैच ड्रॉ हो रहा है जो आपके आउटपुट को बताता है। ठीक है, अगर आप इसमें इनपुट की वैल्यू आपने दी 0.96, तो अकॉर्डिंगली आपके पास आउटपुट की वैल्यू भी आ गई है 0.92। अगर आप इसको 10 to 100 में मैप करेंगे तो 92 रुपीज आपके पास वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से अगर आपके पास आपने फूड क्वालिटी कहा है बेस्ट, मीन्स आपने 1 इसको वैल्यू दी है। मेंबरशिप फंक्शन आपके पास था 0.8 से लेके 1 तक, तो आपने मैक्सिमम वैल्यू इसको दे दी है 1। तो उस केस में आपके पास जो आपके पास आउटपुट वैल्यू है वो 0.92 तक ही जा रही है, क्योंकि आपके पास जो कर्व सरफेस हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से ट्रायंगुलर, उसमें एक
यहाँ पे एवरेज पॉइंट होता है, मीडियन पॉइंट, तो वो मीडियन पॉइंट आपको दिखाता है आपकी फजीनेस को कि वो किस साइड, उसको टुवर्ड्स विच साइड इट हैज टू गो, और इसमें किस रूल को, विच डिफजिफिकेशन रूल वी आर गोइंग टू यूज, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट आउटपुट वैल्यू, जनरेटिंग द आउटपुट वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 0.92 ये दे रहा है। इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू अगर हम चेक करें जीरो के केस में, तो आपके पास 0.2 मीन्स 2 रुपीज आपके पास मिनिमम वैल्यू यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपकी शो की जा रही है। ठीक है, अगर इन बिटवीन हम देख रहे हैं 0.5 के अप्रॉक्स, तो उस केस में आपके पास 45 रुपीज तक आप टिप दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास यूज किया जा रहा है। अब यहाँ पे डीफजिफिकेशन, मैंने आपको एक टर्म फिर से बोला, तो व्हाट इज द रोल ऑफ डीफजिफिकेशन? देखिए, इनपुट आपके पास, द इनपुट इज इन द फॉर्म ऑफ फजी। ठीक है, बेसिकली इनपुट जब हम प्रोवाइड करते हैं, फूड क्वालिटी पुअर, गुड और बेस्ट, तो ये आपके पास थे क्रिस्प एलिमेंट। पुअर आपके पास एक एलिमेंट है, गुड आपके पास है, बेस्ट है। तो जो आपके पास फूड एक सेट है, उसके पास आपके फजी सेट फूड के पास 3 एलिमेंट थे, पुअर, गुड और बेस्ट। लेकिन इनके लिए हमने क्या किया, मेंबरशिप वैल्यूज को डिफाइन किया। तो इनपुट आपके पास सबसे पहले जब थे, तो ये क्रिस्प इनपुट थे। इन क्रिस्प इनपुट को, फॉर दीज क्रिस्प इनपुट वी हैव कन्वर्टेड दीज क्रिस्प इनपुट इनटू फजी इनपुट बाय यूजिंग मेंबरशिप फंक्शन। ठीक है, तो क्रिस्प इनपुट इनपुट को फजी इनपुट में कन्वर्ट करना है, फजी सेट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के मेथड को हम कहते हैं फजीफिकेशन। ओके, तो फजी इन्फ्रेंस सिस्टम का फर्स्ट जो आपके पास टर्म है वो है फजीफिकेशन। एंड द फजीफिकेशन मीन्स द input, the crisp input is converted into the fuzzy set, and that here we can see, so the procedure is called, or the procedure is known as fuzzification। ठीक है, जब हम फजी कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट टर्म हम यूज करते हैं फजी कंट्रोलर में, ओके यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम कहते हैं फजीफिकेशन। ठीक है, फिर आपके पास सेकंड टर्म है इन्फ्रेंस सिस्टम। तो इन्फ्रेंस सिस्टम आपके पास जिस तरीके से हमने ममडानी रूल यूज किया है, ठीक है, सुजैनो आपके पास सेकंड है, तो आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं, ये आपके पास है फजी। यहाँ पे आपके पास एयर कंडीशनर में आपके पास फजीफिकेशन की अगर 16 डिग्री जो आपके पास है, वो किस तरीके से शो कर रहा है, कूल को भी और प्लेजेंट को भी, दोनों आपके पास जो सेट की वैल्यूज है, इन दोनों पैरामीटर्स में उसको डाला गया। दैट मीन्स द मेंबरशिप वैल्यू फॉर 16 डिग्री सेल्सियस आर ओवरलैपिंग इन बोथ सेट। तो मेंबरशिप वैल्यू ओवरलैप कर रही है दोनों सेट के लिए। तो यहाँ पे आपके पास जो इनपुट है क्रिस्प इनपुट 16 डिग्री सेल्सियस, इसको फजी इनपुट में कन्वर्ट किया हमने, फजी सेट के अलोंग इसको हमने मेंबरशिप वैल्यू प्रोवाइड की। ओके, दैट इज नोन एज फजीफिकेशन। देन here we can see the problem is that the real words, some of our knowledge of fact is derived from the use of sensors. So when we use sensors, that means the sensors are giving the exact value as output. Okay, so the exact value output, that means the values are crisp output. Like if you are using temperature sensor, then the temperature sensor will provide us output as 50 degrees Celsius, 60 degrees Celsius, like this. And these are the classical members of set, क्लासिकल सेट मेंबर्स लाइक क्रिस्प इनपुट वी कैन से। ठीक है, तो ये आपके पास क्रिस्प इनपुट है जो एक सिंगल वैल्यू में आती है, बट फॉर using these values in fuzzy inference system, we have to convert that input into fuzzy set. So the process of converting the crisp input into fuzzy set, that is called fuzzification। ठीक है, तो इसको fuzzification कहते हैं। For that purpose what we do, we quantify the input variable into some different sets और द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट एंड प्रोवाइड मेंबरशिप वैल्यू। हम क्या करते हैं, जो भी इनपुट हमें मिलता है उसको क्वांटिफाई करते हैं और उसकी वैल्यूज को डिफरेंट सेट के एलिमेंट्स के साथ वेरी करके चेक करते हैं। तो इसमें हम ओवरलैपिंग वैल्यूज देते हैं, तो मेंबरशिप वैल्यू इस तरीके से दी जाती है। यहीं पे एक डिफरेंस में पहले भी हमने डिस्कस किया, सेम इसी तरीके से आपके पास प्रोबेबिलिटी भी एक टर्म आता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड फजी। प्रोबेबिलिटी हैव द सम ऑफ for particular element, the sum of probability is always 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो ऑलवेज 1 आपके पास आता है, बट दिस इज नॉट द केस ऑफ फजी।
आपके पास अगर प्रोबेबिलिटी दी है, सपोज इट माइट बी रेन आपके पास है, तो इसके लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी फॉर पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 जितना भी आप लेंगे, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। उसको आप सम करेंगे तो वो 1 होगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज 1, मिनिमम प्रोबेबिलिटी इज 0। बट इन केस ऑफ फजीनेस ये ट्रू नहीं होता है बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग सरफेस, बिकॉज व्हेन वी डिजाइन द फजी इन्फ्लुएंस सिस्टम then we have some overlapping surface. Because of that overlapping surface, the sum of fuzzy membership values are not equal to 1। ठीक है, तो वो इक्वल टू 1 नहीं हो पाते। ठीक, देन आपके पास नेक्स्ट है इन्फ्रेंस सिस्टम। फॉर इन्फ्रेंस सिस्टम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द इफ एल्स रूल। ठीक है, यूजिंग इफ एल्स वी कैन derive the inference mechanism. For particular type of fuzzy inference system we can use different type of inference mechanism, like Mamdani rule we have gone through, max rule, sum rule, or max Jade rule, Suzano. These are the inference mechanism which we can use. Okay, for there are also two type of inference methods are here, min method and product method. Two inference methods are also there. So you have number of inference mechanisms for different type of fuzzy inference system we can design by our own, or we can use the pre-built fuzzy inference system or the fuzzy mechanism for that purpose. Okay, so go through this. Then the composition. Composition means when we have done all the calculation and inference mechanism has done each part, then the output variable or the relationship between the input sets uh, for deriving the rules we have to use composition. Like कल हमने किया था फूड एंड सर्विस, आपके पास इनपुट था, टिप आपके पास आउटपुट था। तो जब आपने इनपुट डिफाइन कर दिया, फजिफिकेशन इज डन, इन्फ्रेंस मैकेनिज्म आपने डिसाइड कर लिया, ममडानी वी आर गोइंग टू यूज द इन्फ्रेंस मैकेनिज्म विच इज अवेलेबल इन फजी इन्फ्रेंस सिस्टम इन मैटलैब। ममडानी हम यूज कर रहे हैं। देन द फूड एंड सर्विस, दो सेट हमारे पास है। तो इन सेट के लिए जब हम रूल डिफाइन कर रहे हैं, तो कल मैंने आपको बताया था वी हैव 3 सेट्स हेयर। एक आपके पास है फूड, सेकंड आपके पास है सर्विस, एंड थर्ड वन इज कनेक्शन। Here we can use AND connection and OR connection, two connections that we can use. By using these connections and these inference system we can design certain rules. तो हम यहाँ पे रूल डिजाइन कर सकते हैं इस तरीके से। आपके पास कनेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है, ये आपके पास इनपुट 3 एलिमेंट है, आउटपुट 3 एलिमेंट है। बाय यूजिंग ऑल दीज एलिमेंट्स वी कैन डिजाइन नंबर ऑफ rules. Okay, so the rules, the maximum value of rules is can be calculated by the composition. If you have two sets, then the maximum rule are the composition of set 1 and set 2 are that will be the maximum rules. So rule for deciding or designing the rule we use composition. Okay, this is the composition. Here we have two type of composition that we can use. First one is sum composition, second one is max composition. Then defuzzification. Then what is the defuzzification? Let's see, we have the input as food and service, these are fuzzy sets. Okay, if we use fuzzy set, as you have already solved some examples, अगर आपके पास कोई फजी सेट है, उसके बीच में आप यूनियन ऑपरेशन करते हैं, कंपोजिशन करते हैं, और एनी अदर टाइप ऑफ ऑपरेशन वट एवर यू वांट टू परफॉर्म, जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, देन द आउटपुट ऑफ दैट ऑपरेशन इज ऑल्सो ए फजी सेट। ठीक है, तो उसका जो आउटपुट आपके पास आता है वो अगेन आपके पास एक फजी सेट ही आता है। तो वो जो आपके पास फजी सेट आउटपुट में आ रहा है, उस फजी सेट के आउटपुट को, क्योंकि अब आप यूजर को आउटपुट देंगे, जैसे आपने यूजर के लिए आउटपुट बनाया यहाँ पे टिप, सेकेंड आउटपुट आपने बनाया, सेकेंड एग्जाम्पल के लिए आपने बनाया आरपीएम और टाइमर आपने बनाया, ये आपने आउटपुट लिए। तो ये आउटपुट आपके फजी आउटपुट नहीं हो सकते, बिकॉज द ह्यूमन बीइंग कैन नॉट इंटरप्रेट द फजी आउटपुट। तो वहां पे आपको क्रिस्प वैल्यूज में आउटपुट देना होता है, सर्टेन वैल्यू और रियल वर्ल्ड वैल्यू हैज टू प्रोवाइड टू द user. So the process of converting the fuzzy output value into the crisp number, okay, that is called defuzzification. तो वहां पे आपने देखा कि हमारे पास एग्जांपल में टिप की जो वैल्यू थी वो 0.92 या फिर 92 रुपीज ही मैक्सिमम दे रहा था, जब आपके पास इनपुट फूड क्वालिटी बेस्ट आ गई है तब भी। तो वो 92 देने का रीजन क्या है कि आपने कौन सा डिफजिफिकेशन मेथड यूज किया है बेस्ड ऑन दिस। ओके, तो हमने जब यहाँ पे डिजाइन किया, तो इसमें अगर आप चेक करेंगे तो आपके पास इसमें सेंटर इसमें यूज किया गया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी वैल्यू
स्टार्ट हो रही है अप्रॉक्स 84 से और 1 तक जा रही है, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने सिलेक्ट की हुई है यहाँ पे, तो ये आपको दिखा रहा है 0.92 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू इसलिए यहाँ पे जब ये आउटपुट जनरेट कर रहा है इन बिटवीन दिस रेंज, तो आउटपुट आपको जब ये प्रोवाइड कर रहा है तो मैक्सिमम फजी आउटपुट आपके पास आ चुका है। इस फजी आउटपुट को जब ये क्रिस्प आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है तो मेथड यूज कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर दैट पर्टिकुलर पैच इज 0.92, तो इसलिए आपके पास मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी आउटपुट 0.92 ही आ पा रहा है। ठीक है, अगर इसमें सपोज दूसरा हमारे पास मेथड होता है मैक्स, अगर आप मैक्स आउटपुट जनरेट करना चाहते हैं, अगर यूज कर रहे होते हैं, तो उस केस में आपके पास डीफजिफिकेशन मेथड के बाद आउटपुट जो आता मैक्स आउटपुट, वो आपके पास यहाँ पे आता 1। ठीक है, मैक्सिमम फॉर इनपुट अगर आपके पास फूड क्वालिटी बेस्ट है तो आउटपुट आपके पास आ जाता 1, दैट मीन्स 100 आ जाता। बट यू आर यूजिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट्स वाई द आउटपुट इज 0.92। or there are number of defuzzification method that can be used, like center of gravity, max value, then mean, okay, and weighted average also another method, weighted average भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनसे हम डिफजिफिकेशन करते हैं। ओके एक चीज में हमने छोड़ दी, उसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर converting a crisp value input into fuzzy input, we have to use a particular type of membership. We have to define a membership function that we have done. So membership function, for defining a membership function we have to select which type of membership function we are going to define। ठीक है, तो मेंबरशिप फंक्शन किस टाइप का डिफाइन कर रहे हैं वो भी हमें देखना होता है। जैसे हमने मल्टी वैल्यूज और बाइनरी वैल्यूज मेंबरशिप फंक्शन की बात की थी, तो बाइनरी वैल्यूज मेंबरशिप फंक्शन इज यूज्ड इन क्रिस्प और द क्लासिकल सेट। आइदर any member of the set have the value, membership value is either 0 or 1, that is the crisp logic. But in case of fuzzy we use multi-valued। Okay, for multi-valued we can define different membership, different type of membership functions। ओके यहाँ पे आपको नोट्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे गिवन है, मैं आपको फजी इन्फ्लुएंस सिस्टम में इसको आपको दिखा देता हूँ। आपके पास मेंबरशिप फंक्शन जैसे ये आपके पास है, तो यहाँ पे मेंबरशिप फंक्शन आपके पास है mf2 मेंबरशिप फंक्शन 2। तो सो दीज आर द टाइप ऑफ मेंबरशिप फंक्शन विच वी कैन डिफाइन। देयर आर 11 मेंबरशिप फंक्शन, टाइप ऑफ मेंबरशिप फंक्शन दैट वी कैन डिफाइन हियर। Okay, trim mf, this is the triangular mf where we can define 3 values for starting point, end point and the mean point। ठीक है, तो 3 पॉइंट यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्रिम mf। फिर आपके पास है ट्रैप, देन आपके पास है गॉसियन बेल, जी बेल, गॉस फंक्शन। ओके, गॉस टू mf, ये आपके पास गॉस टू मेंबरशिप फंक्शन है। सिग्मोइडल है SIG-MF, SIG-MF, D-SIG-MF, MF is stand for membership function। So these are the different type of membership function that we can use। अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं बेल, then the particular membership function will be converted into that type। तो यहाँ पे आपके पास मेंबरशिप फंक्शन इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। तो अब आपके पास आउटपुट की जो वैल्यू है वो भी अगेन उसी तरीके से आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी। हमने यूज किया था जी बेल, इसके लिए भी हम जी बेल यूज कर लेते हैं, लास्ट वन के लिए भी। तो आप चेक करेंगे ये आपके पास जीवेल हमने यूज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको रन करेंगे और सरफेस को चेक करेंगे तो सरफेस अगेन आपके पास सेम उसी तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, बट ये द लाइन इज मोर एक्यूरेट और द लीनियंट। उस केस में आपके पास थोड़ा सा इस तरीके से डिस्टॉर्टेड लाइन थी, यहाँ पे एक्यूरेट लाइन आपके पास आ रही है। अब हम चेक करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। सो द वैल्यूज फॉर द बेस्ट is again 0.92 is the best value that we are getting, and for 0 1.09 the minimum value is updated up to before that we have 0.2 was the minimum value, and now we have 0.1 is the minimum value. After updating the diagram, if we update the diagram like this, then again go through the rules. For maximum the value is now updated as 0.97. okay, the value is updated because as per the type of membership function that we are using, the output or the defuzzification method will convert the fuzzy out, the process of defuzzification will also convert the output variable by you based on that particular type of membership function। ठीक है, तो आपका जो membership function आप यूज कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके पास आउटपुट वैल्यू
जनरेट होगी आफ्टर डीफजिफिकेशन। तो यहाँ पे आपके पास पहले हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू थी 0.92, नाउ वी हैव मैक्सिमम वैल्यू 0.97। ओके, तो इसको आप फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं, डायग्राम को अपडेट कर सकते हैं, और इससे आपके पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज और जिस तरीके से आप वेरी करना चाहते हैं दैट वैल्यू कैन बी मॉडिफाई, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक ठीक है, तो अभी हमने ये यूज किया, डायग्राम में हमने थोड़ा सा चेंजेस किए, मीन के लिए हमने थोड़ा सा चेंज किया। तो अब चेक करते हैं, अभी आपके पास 0.5 में इससे पहले आपके पास वैल्यू आ रही थी 0.4 टू 0.47 आपके पास वैल्यूज थी। अभी आपके पास 0.5 के लिए अगर आपके पास एवरेज फूड क्वालिटी है तो उस केस में आपके पास जो वैल्यू है, टिप वैल्यू, वो आपके पास आ गई है 60.9। अगर आप 0 to 100 इसको मैप करते हैं तो 60 रुपीज इज द टिप। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अपडेटेड फ्रॉम 47 to 60 based on the, and the patch diagram is also changed for now। ठीक है, तो पैच डायग्राम भी आपका चेंज हो गया इस तरीके से। तो इसको हम कहते हैं फजी इन्फ्रेंस सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड इन मैटलैब, that you can use। So the next example that we want to do, okay, now we have 10 minutes। तो इसको आप एक बार करके देखिएगा, देन आपको अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेसी लगती है तो फिर आप मुझे पूछिएगा इससे। और एक काम आप और कर सकते हैं, इसको चेक करने के लिए हमारे पास आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी डायरेक्टली इसको रन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे रूल्स में जाकर के इसको चेक कर रहे हैं, इसका आउटपुट कितना आ रहा है, इस तरीके से उसको चेक कर रहे हैं। तो ये तो एक डायग्रामेटिकली आपका GUI दिया हुआ है जिसका हम यूज कर सकते हैं, बट इसको यूज करने की जगह वी कैन डायरेक्टली यूज द कमांड प्रॉम्प्ट। आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी डायरेक्टली वैल्यूज को आउटपुट चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास सबसे पहले जो आपका फजी इन्फ्रेंस सिस्टम जिसको हमने बनाया हुआ है उसको आपको सेव करना पड़ेगा। प्रोसेस है उसके लिए, फर्स्ट आपको सेव करना है, सेकेंड फिर उस फजी इन्फ्रेंस सिस्टम को आप इसमें अपलोड करेंगे, अपलोड करने के लिए उसको रन किया जाता है। देन आप वैल्यूज को चेक कर सकते हैं, आप कोई भी इनपुट वैल्यू प्रोवाइड करेंगे बाय सेपरेटेड बाय कॉमा बाय यूजिंग द फंक्शन, और आउटपुट वैल्यू आपकी जनरेट होकर के आपको मिल जाएगी। द आउटपुट वैल्यू इज दिस। इस तरीके से आपके पास हम कमांड प्रॉम्प्ट से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज बेसिकली किया जाता है इन मैटलैब व्हेन वी डिजाइन द इलेक्ट्रिक मशीन्स और मैकेनिकल मशीन। तो उसके लिए यहाँ पे एक टूल होता है जिसको कहते हैं दैट इज नोन एज सिमुलिंक। ठीक है, द सिमुलिंक दैट वी कैन यूज, दिस इज द सिमुलिंक लाइब्रेरी। तो सिमुलिंक में हम क्या करते हैं, एक अपने टूल्स को, इन चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। For designing these tools we directly use that fuzzy inference system in Simulink। तो उसमें हम डायरेक्टली इस Simulink में fuzzy inference system को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूज किया जाता है Simulink लाइब्रेरी में। और उसके बाद इसका हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इजी बिकॉज द कोड विच वी हैव रिटन इन MATLAB दैट कैन बी इम्पोर्टेड इनटू C। दिस इज द ब्यूटी ऑफ MATLAB कि आप MATLAB में कोड करने के बाद उसको C लैंग्वेज में इंपोर्ट कर सकते हैं। आपका कोड C लैंग्वेज में इंपोर्ट हो जाएगा। एंड द C लैंग्वेज, यू ऑलरेडी नो, द C लैंग्वेज इज द इजीएस्ट लैंग्वेज विच कैन बी इम्प्लीमेंट इन हार्डवेयर। ठीक है, आप उसको हार्डवेयर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स द फजी इन्फ्रेंस सिस्टम दैट यू हैव डिजाइंड इज इजी टू इम्प्लीमेंट इन हार्डवेयर फॉर नाउ। आप उसको फिर हार्डवेयर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एम्बेडेड सी इसमें यूज की जाती है, सी लैंग्वेज का ही एक वेरिएंट है दैट इज यूज्ड फॉर हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन। तो वहां पे आप इसको डायरेक्टली उस कोड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास फजी इन्फ्रेंस सिस्टम, फजी लॉजिक जब हम यूज करते हैं तो उसका हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन इस तरीके से होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर सिमुलिंक। तो उसके लिए सिमुलिंक का यूज किया जाता है और हार्डवेयर के लिए इंपोर्ट किया जा सकता है। दूसरा इसका फायदा होता है द सी लैंग्वेज कैन ऑल्सो इम्पोर्ट इन मैटलैब। वी कैन ऑल्सो इम्पोर्ट द सी लैंग्वेज कोड इनटू मैटलैब ऑल्सो। ठीक है, जो सी लैंग्वेज का आपका कोड है उसको भी आप मैटलैब में इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेनिफिट्स हैं मैटलैब के दैट कैन बी यूज। और एंड फॉर रिसर्च पर्पज ऑलवेज द रिसर्च स्कॉलर विच आर डूइंग देयर एमटेक एंड पीएचडी, फॉर रिसर्च पर्पज दे मैक्सिमम researcher use MATLAB। Okay, math library is the full form of MATLAB। they maximum research work is performed on the MATLAB। तो कोई भी रिसर्च वर्क अगर कर रहा है, इमेज प्रोसेसिंग में कर रहे हैं, या वायरलेस सेंसर नेटवर्क में अगर कर रहे हैं, या इस तरीके का कोई आपका जिस तरीके से एआई में अगर कोई काम कर रहा है, फेस रिकॉग्निशन जिस तरीके से होता है, तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं, या फिर आप पैटर्न रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन, तो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो आपका किसी भी लैंग्वेज को आप यूज़ कर लेते हैं, पाइथन वगैरह को फंक्शन आपने डिज़ाइन कर लिए। बट व्हेन यू वांट टू डिज़ाइन एन एल्गोरिथम, जब आप रिसर्च कर रहे हैं और एल्गोरिथम डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे ओपन सीवी यूज किया जाता है
पाइथन में इमेज रिकॉग्निशन के लिए, ठीक है, कंप्यूटर विजन के लिए। तो जो भी उसमें एल्गोरिथम्स यूज होती हैं, द डिफरेंट एल्गोरिथम्स व्हेन दीज एल्गोरिथम्स आर डिजाइन दे आर इम्प्लीमेंटेड इन मैटलैब। तो उनको मैटलैब में इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके आउटपुट को चेक किया जाता है। तो उसके बाद दीज एल्गोरिथम्स कैन वी कैन अडॉप्ट दीज एल्गोरिथम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। जैसे आपके पास है आंट कॉलोनी सिस्टम, आपने सुना होगा। आंट कॉलोनी सिस्टम इज द एक्सपर्ट सिस्टम, और द स्वान ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम, सॉरी, इज द स्वाम ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम। तो स्वाम ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम के लिए जब हम कोई एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं, दैट एल्गोरिथम वी टेस्ट इनटू मैटलैब। उसको हम मैटलैब में टेस्ट करते हैं, उसके आउटपुट पैरामीटर्स को चेक करते हैं, एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम्स को चेक करते हैं, तो उसके साथ उसको चेक किया जाता है। ठीक है, तो मैटलैब का इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक, अगर यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है तो पूछिए। और एक मैं आपको क्वेश्चन, ये आप इसको एक बार खुद करके देखिएगा। मैटलैब तो आपके पास नहीं होगा, लेकिन आप इसको अगर गूगल सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और इसको एक बार चेक कीजिए। ठीक है, इसमें आपके पास ये आपके पास जो लॉन्ड्री सिस्टम है, या फिर आप कह सकते हैं ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन। ठीक है, ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन यूजिंग फजी इन्फ्रेंस सिस्टम। तो इसको आप एक बार गूगल सर्च कीजिएगा, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, तो आपको इसके लिए डेफिनेटली नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। एंड फॉर द बेस्ट रिजल्ट फजी इन्फ्रेंस सिस्टम इन मैटलैब, आप इसके लिए गूगल, जब आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो मैटलैब का एक यूट्यूब में चैनल है, तो उसमें जाकर के आप इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, फजी इन्फ्रेंस सिस्टम इन मैटलैब। तो दैट इज द मोस्ट रिलायबल रिसोर्स। ठीक है, तो वो सबसे रिलायबल रिसोर्स है मैटलैब का। वो ऑफिशियल आपका फेसबुक अकाउंट है, सॉरी, आपका यूट्यूब अकाउंट है। तो उसमें जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे वो बहुत शॉर्ट वीडियोस, 5 to 6 मिनट, 5 to 6 मिनट के उसमें नंबर ऑफ वीडियोस आपको मिलेंगे। एक बार उनको जरूर देखिएगा। देन एक बार आप अगर इस प्रैक्टिस को कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, आपके 15 to 20 मिनट्स इसमें लगेंगे, और दैट विल गिव यू द बेस्ट आउट इनपुट फॉर फजी लॉजिक और द फजी इन्फ्रेंस सिस्टम इन मैटलैब। ठीक है, तो आप उसको इजीली और बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक, अगर यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगती है, कोई डाउट आपको होगा, तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने मैटलैब का इतना पार्ट अपने कवर अप कर लिया है। तो इसके साथ आपका यूनिट 4 आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म हो गया है। देख लेते हैं, कुछ पार्ट इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, तो इसको मैं आपको पोस्ट असेसमेंट में इस यूनिट के अभी दूंगा। ठीक, तो इसको आपने उसमें करना है। अगर आपको कोई डाउट इसमें रहेगा तो उसको, अगर उससे भी आपको कोई डाउट रहेगा तो उसको हम ज़रूर कवर अप करेंगे। अब मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट यूनिट से आप स्टार्ट कीजिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक लगते हैं तो उनको आप उसमें डिस्कस कीजिए, या फिर उसको पोस्ट कीजिए ग्रुप में, मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ना है, तो हम उसको अब रिवाइज फिर करते हुए चलेंगे। ये देखिए, यूनिट 5 पहले एक बार देख लेते हैं। तो यूनिट 5 आपकी डायरेक्टली पैटर्न रिकॉग्निशन, इंट्रोडक्शन उसके बारे में, स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन है, सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन, दीज आर द वेरी शॉर्ट टॉपिक्स और थियोरेटिकल टॉपिक्स है, इनको हम सीधे सीधे कवर करेंगे। पैटर्न रिकॉग्निशन किस तरीके से करता है, मशीन परसेप्शन, व्हाट इज द मशीन परसेप्शन। इसमें कोशिश करूंगा मैं इसमें भी आपको एक प्रैक्टिकल और एक इम्प्लीमेंटेशन आपको करके दिखाऊं पैटर्न रिकॉग्निशन को। फॉर आप इस तरीके से ले सकते हैं, पैटर्न फॉर पर्टिकुलर पैटर्न रिकॉग्निशन वी कैन यूज द पोस्टल कोड रिकॉग्निशन सिस्टम हम यूज कर सकते हैं। तो पोस्टल कोड लिखे होते हैं, पोस्ट कार्ड में 1 2 3 लिखा होता है, तो हर पर्सन की डिफरेंट राइटिंग स्टाइल होती है, तो उसको किस तरीके से उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है, उसको हम इसके लिए एक एग्जांपल कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में इसमें ये स्पीच रिकॉग्निशन, दिस इज जस्ट फॉर शॉर्ट नोट, इसको भी हम इसमें देख लेंगे, क्योंकि स्पीच रिकॉग्निशन इज इटसेल्फ ए डिफरेंट एरिया ऑफ रिसर्च। ठीक है, पैटर्न रिकॉग्निशन इज इटसेल्फ ए डिफरेंट एरिया ऑफ रिसर्च। तो इसमें हम लास्ट यूनिट इसके बाद कवर अप करेंगे। इस यूनिट में चलते हैं। तो फजी मोटिवेशन वी हैव डन, प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन, प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी एंड द डिफरेंस बिटवीन फजी लॉजिक एंड all these things. Then the basic concept, we have the classical set. Okay, the classical set is the base for fuzzy set. Then the set operation, we have already done set operation for fuzzy set and crisp set also. Then fuzzy relation we have done, fuzzy relation. After fuzzy relation we have done the fuzzy inferences, different type of inference system we have done. Then the fuzzy logic application, for fuzzy logic application we have done this fuzzy controller. Okay, the developing, tuning, compilation and deployment, this is the fuzzy controller that we have done. Okay, then in between these are also the application of fuzzy logic. These are the applications of fuzzy logic that we can, that also can be used. First one is approximate reasoning and the decision theory also. For decision theory,
we can also use fuzzy logic because the output which we are getting is making a particular decision. Either we have to make the tip as cheap or average or generous. These are the decision making. Okay, this is again this is the example. Then the classification, we can classify between these three element of the tip set. This is the example of classification. Okay, so these are the applications of fuzzy logic applications. You have to go through them. If any problem you are facing in between, you can text me. ठीक है, तो ये मैं आपको पोस्ट असेसमेंट में भी दूंगा, तो इसके लिए थोड़ा सा पढ़िएगा। इसके बाद आपको मैंने एक टीए के लिए दिया हुआ था, तो वो मैं आपका पूरा का पूरा, अब आप पोस्ट असेसमेंट और प्री असेसमेंट कर रहे हैं तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो यूनिट 1 टू यूनिट 5 मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हुए थे, उसमें अप्रॉक्सीमेट 50 क्वेश्चन है, तो उन 50 क्वेश्चंस के मैं आपको सोल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। एक कोशिश करेंगे, एक लेक्चर में मैंने आपको एक असाइनमेंट उसमें डिस्कस किया था, आगे के असाइनमेंट भी मैं कोशिश करेंगे कि हम ऑनलाइन लेक्चर्स में उसको डिस्कस कर लें, तो आपको वो इजी रहेगा। ठीक, सो नाउ, तो इससे अगर आपको इसमें आगे पीछे अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है, यूनिट 1 से अब आप स्टार्ट कीजिए।